electric field inside the conductor is zero. In last application, what we have discussed, that whenever we supply the charge to the conducting spherical shell, that will be spread on its outer circumference. Charge never resides or never store inside the spherical shell, conducting spherical shell. जितना भी चार्ज आप सप्लाई करेंगे वो उसकी आउटर सर्कमफेरेंस पे स्प्रेड हो जाएगा. इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपका चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर और इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. नाउ वी आर टेकिंग अ कंडक्टिंग शीट and that conducting sheet we are taking a एक आपने conducting plane sheet ले लिया and that plays in an external field and intensity of external field is E naught. ठीक है, आपने एक conducting sheet ले ली, एक plane surface ले लिया, plane sheet ले ली and that is placed in an external electric field. Now what happened? Now as we know that conductor body consists of free electron. As it plays in an external electric field, the free electron present in the conducting sheet experiences the electric force, and due to that electric forces, all the negative charges arrange themselves at the one end of the plane sheet, and opposite charges, any positive charges, reside themselves on another end of the sheet. क्या होगा? जैसे ही आप क्या करेंगे, इस कंडक्टिंग प्लेन शीट को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे, तो इस कंडक्टिंग शीट के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक डायरेक्शन में रिसाइड हो जाएंगे और सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड कलेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दे एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. तो देखिए, आपका एक्सटर्नल फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि वो क्या है? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल. और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जैसे प्रोटॉन है वो सारे इस तरफ क्या करेंगे, या पॉजिटिव पार्टिकल इस तरफ अपने आप को रिसाइड कर देंगे. सो व्हाट हैपेंड? ऑल द नेगेटिव चार्जेस अरेंज देमसेल्फ एट द वन एंड ऑफ द शीट एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस अरेंज देमसेल्फ एट द अनदर एंड ऑफ द शीट. Because as they place in an external field, the free electrons present in conducting sheet experiences the electric force. तो electric force की वजह से सारे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. एंड ड्यू टू दैट अरेंजमेंट इट सेट अप अ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा? एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ सेट हुए और एक तरफ सेट हो गए, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ सेट हो गए. तो इस रीअरेंजमेंट की वजह से प्लेट के अंदर या शीट के अंदर एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा. क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है आपका लेफ्ट टू राइट. तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट. Initially, the magnitude of inside electric field is smaller than the external electric field. As the charges increases at the both the side of sheet, that increases the magnitude of inside electric field. And one condition or one situation arises when inside electric field is equal and opposite to the external electric field. And at that situation, net electric field is zero. जैसे जैसे चार्जेस यहाँ इकट्ठे होने शुरू होंगे वैसे वैसे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट हो जाएगा. एंड एट दैट सिचुएशन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड एट दैट सिचुएशन द मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर स्टॉप्स. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो उनका जो मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा. एंड
makes the electric field of the system becomes zero. So whenever we place the conducting sheet at the external electric field, in the external electric field inside the conductor is zero. अभी पूरा जो मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब ऐसा लग रहा है कि इट विल टेक टाइम, बट ये पूरा मैकेनिज्म होने में नैनो सेकंड से भी कम का पीरियड लगता है. So whenever you place a conducting material or conducting sheet or conducting body in the external electric field, immediately the electric field inside the conductor is zero. Is it clear? So whenever we place a conducting body or conductor in the external electric field, the electric field inside the conductor is zero. तो अब क्या हुआ? Electric field zero हो गया inside the conductor. So now using the Gauss theorem, E dot ds is what? Q in upon epsilon naught. अभी हमने जो डिस्कस किया कि inside the conductor electric field is zero, तो ये electric field आपका zero है, तो ये हो गया 0 डॉट ds इज इक्वल्स टू q in upon epsilon naught. तो q in की वैल्यू क्या आ जाएगी? q in का वैल्यू क्या हो जाएगा? q in 0. So inside the conductor आपका क्या होगा? चार्ज भी स्टोर नहीं होगा, बिकॉज द inside electric field is zero, so no charge will be stored inside the conductor. So whatever the charge you have supplied to the conductor body, that will be spread on its outer circumference. जो भी चार्ज आप उसको सप्लाई करेंगे वो उसकी आउटर बाउंड्री पे स्प्रेड आउट हो जाएगा. इनसाइड द शीट, इनसाइड द ऑब्जेक्ट कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो हमने दो पॉइंट यहां डिस्कस किए. फर्स्ट, दैट व्हेनेवर वी प्लेस अ कंडक्टिंग बॉडी इन द एक्सटर्नल electric field inside the conductor is immediately zero, and due to that the charge stored inside the conductor body is zero. Whatever the charge you have supplied to the conductor body, that will be spread on its outer boundary, outer surface. No charge will be stored inside the conductor. Clear? Now next application of Gauss theorem is electric field intensity due to infinite long conducting line charge. आपके पास क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कंडक्टिंग लाइन चार्ज है, और उस लाइन चार्ज की वजह से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? वी आर टेकिंग अ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग लाइन चार्ज, यानी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग वायर है, एंड इट कंसिस्ट positive charge, and that positive charge is uniformly spread over its length. So its linear charge density is lambda, and linear charge density is what? Charge spread या charge supply per unit length. So total charge supplied is Q is equals to lambda into L. ठीक है. अभी यहां हमने क्या सपोज किया है कि ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, बट हमने यहाँ जो चार्ज पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किया कि व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ओवर द लेंथ L, कितना होगा? Q अपॉन L.
बाकी ये जो वायर आपको दिया हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एल जो लिया है उसका लॉजिक मैं आगे फर्दर ऑन डिस्कस करूंगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, Q बाय एल, Q टोटल चार्ज कितना हो गया, द चार्ज स्प्रेड ऑन द लेंथ L is Q is equals to lambda into L. Now the positive charge is supplied to the line charge, so the electric field intensity is radially outward. तो इस लाइन चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड रहेगा। Now we are interested to find out the electric field intensity due to this line charge at a point P, which is at distance r from the wire. इस वायर से पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जैसे एक पॉइंट P ले लिया और इसकी डिस्टेंस वायर से कितनी है r। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस लाइन चार्ज की वजह से। सो by using the Gauss theorem, how to calculate the electric field intensity due to line charge? To calculate the field intensity by using the Gauss theorem, first we enclose the charge by any Gaussian surface. Gaussian surface के थ्रू क्या करेंगे आप, इस चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, enclose करना पड़ेगा, because Gauss theorem is a electric flux enclosed in a closed surface. तो इस लाइन चार्ज के पास जितना भी चार्ज है उसको एनक्लोज करने के लिए वी आर सेलेक्टिंग द गाउसियन सरफेस, एंड फॉर दैट वी आर सेलेक्टिंग द सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, ये आपका लाइन चार्ज, इस पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, which is at a distance r from the wire. So to enclose the charge of this line charge, we are taking a cylindrical Gaussian surface of radius r and having a length L. आप क्या करेंगे, एक L लेंथ का और R रेडियस का एक सिलेंडर चूज करेंगे, which is used to enclose the charge spread over this line charge. इस लाइन चार्ज का जो भी चार्ज है उसको एनक्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को रीअरेंज कर लिया तो थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, ये रेडियस r है, ये पॉइंट P, और इसकी लेंथ जो है वो आपको क्या दे रखी है, L दे रखी है। ठीक है, ये जो चार्ज आपने सप्लाई किया है ये चार्ज आपका Q, और Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू L। इस L लेंथ में कितना चार्ज स्टोर होगा, Q is equals to lambda into L. Now to calculate the field intensity at point P, now as we know that at each and every point on the Gaussian surface electric field intensity is कांस्टेंट एंड रेडियली आउटवर्ड। जैसा कि हमने गाउसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था कि इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी और रेडियली आउटवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। नाउ वी आर चूजिंग 3 डिफरेंट सरफेस ऑन दिस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। 3 अलग-अलग सरफेसेस हमने सेलेक्ट करी, सरफेस 1, ये surface 2, and this is the surface 3. Now for surface 1, electric area vector is parallel to the electric field. For the surface 2, area vector is perpendicular to the electric field, and for the surface 3, area vector again perpendicular to the electric field. Now this first smaller surface is the area of ds1, this smaller surface has an area ds2, and this smaller surface has an area ds3. Now to calculate the total electric field
or a total electric flux enclosed by this cylindrical Gaussian surface that we have taken line integral, area integral of electric field, that is E dot ds. तो E dot ds की वैल्यू क्या होगी? E dot ds 1 plus E dot ds 2 plus E dot ds 3, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, दो सर्कुलर सरफेस है और एक आपका क्या है, लेटरल सरफेस है। तो इन तीनों सरफेस से हमने टोटल फ्लक्स कितना इंक्लोज हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए E dot ds is equals to E ds 1 cos 0 plus E ds 2 cos 90 प्लस EDS 3 cos 9। देखिए इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो cos 0 आ गया। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहे हैं, और थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगेन 90 बना रहे हैं। तो ये cos 90 और cos 90 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो E डॉट ds क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा ds1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए E इंटू, अब इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग अ लेंथ l क्या होगा, 2 pi r इंटू l। तो ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट ds इज इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, E इंटू 2 पाई RL, और qn की वैल्यू है q बाय एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू हमने अभी डिराइव करी थी, दैट इज लैम्डा इंटू l। तो इस q की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, लैम्डा इंटू l। इस l से ये l कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। So that is the electric field intensity due to infinite long line charge. E is equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. So electric field intensity, ये जो रिलेशन बता रहा है, electric field intensity is inversely proportional to the distance. Means as you move away from the line charge, field intensity decreases. जैसे जैसे आप लाइन चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। E is equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. Now we calculate the potential due to this infinite long line charge. Electric field calculate कर लिया, now we calculate the potential. So line charge electric potential dV is equals to minus E dot dr, या V is equals to minus E dot dr, और ठीक है पोजीशन क्या है, इंफिनिटी से r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नोन है जो अभी आपने कैलकुलेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट dr, ठीक है, इंफिनिटी टू r। V is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught बाहर आ गया, 1 by r dr, और लिमिट इंफिनिटी टू r। तो पोटेंशियल क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught 1 by r का इंटीग्रेशन ln r, ठीक है, और लिमिट लगाएंगे
इंफिनिटी टू आर। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या कैलकुलेट हुआ, V is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught ln r. So that is the electric potential due to infinite long line charge. Lambda upon 2 pi epsilon naught ln r log r. Is electric field due to non-conducting sphere. Electric field intensity due to non-conducting sphere. ठीक है, so we are taking a non-conducting sphere of radius r. Whatever the charge we have supplied to this non-conducting sphere, that will be resides on its inside volume. क्योंकि non-conducting sphere है, तो जो भी चार्ज आप उसको सप्लाई करेंगे, that will be uniformly spread inside its volume. So volume charge density of this non-conducting sphere is rho. इसके लिए जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो रो इज इक्वल्स टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. सो q की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई r कैपिटल R इंटू क्यू, क्योंकि वॉल्यूम स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस r है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. तो चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब. ये आपका क्या हो गया, the total charge supplied to the non-conducting sphere. अब जिस तरीके से हमने spherical shell के लिए different points पर field intensity calculate करी थी, वैसे ही now we calculate the electric field intensity due to the non-conducting sphere at a point which is outside the sphere, on the surface of sphere and inside the sphere. So first we calculate case 1, electric field at a point outside the sphere. So R is position is more than the radius of sphere. ठीक है, तो आपने क्या किया, ये पॉइंट P ले लिया which is outside the sphere. ठीक है, अब इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. So to calculate the field intensity at point P, first we enclose the total amount of charge contained by this non-conducting sphere. So to enclose it, we are taking a spherical Gaussian surface. कैसी surface select करेंगे, spherical Gaussian surface of radius small r. क्योंकि सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r. तो स्मॉल r रेडियस की एक Gaussian surface select करेंगे. Now at each and every point on the Gaussian surface, field intensity is radially outward and constant. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आपका आउटवर्ड रहेगा और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, पैरेलल. So the flux enclosed by this Gaussian surface is E dot ds, that is E ds cos 0. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल पार्ट से बाहर आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम. तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर यानी E डॉट ds is equals to q in upon epsilon naught. तो टोटल चार्ज है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है,
E into 4 pi r square is equals to Q in, that is rho into 4 by 3 pi r cube upon epsilon naught. देखिए सिंपली 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, E इज इक्वल्स टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई आउटसाइड द पॉइंट एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में कैलकुलेट करनी होती तो Q की जगह Q ही रख देते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, सिंपली KQ बाय, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ बाय r स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज ये वैल्यू हो जाएगी KQ बाय r स्क्वायर। तो आउटसाइड द पॉइंट क्या आया, KQ बाय r स्क्वायर। जो स्फेरिकल शेल के लिए आया था वही सेम वैल्यू आया, बस Q का वैल्यू अलग होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए। क्योंकि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। नाउ सेकंड केस, व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस। सेकंड केस, electric field at a point on the surface of sphere, यानी small r is equals to capital R। तो बस कोई चेंज नहीं है ज्यादा, ES यानी सरफेस पे क्या हो जाएगा, रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल R स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल, दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और इन टर्म्स ऑफ चार्ज यदि कैलकुलेट करना चाहें तो KQ बाय स्मॉल r, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, अगेन थर्ड आर्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड